तो फ्रेंड्स, आई एम श्रेया। हम एमपीपीएससी 2021 एंड 2019 मेंस के लिए 3 मार्क का क्वेश्चंस देख रहे थे। तो आइए आगे के अन्य 3 मार्क का क्वेश्चंस को देखें। पहला क्वेश्चन है मूल कर्तव्य की विशेषता। तो हमें यहाँ पर कर्तव्य, ठीक है, तो मूल कर्तव्य की पहली क्या विशेषता है? ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए, सबके लिए नहीं है, भारतीय नागरिकों के लिए। भारतीय नागरिकों को ऐसा आचरण या व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है, ये उनका कर्तव्य है। तो ये गैर न्यायोचित है, इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता। हाँ, अगर सरकार की विल है तो वो कर सकते हैं, बट इसको बोल के लागू नहीं करवाया जा सकता। आप न्यायालय चले जाएं कि भाई ये लागू नहीं है, तो ये गैर न्यायोचित है। इनके आधार पर कोई भी मुकदमा नहीं लड़ा जा सकता। क्या है? नैतिक दायित्वों का समावेश, नैतिक दायित्व डाले गए है ना। नागरिकों का कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें पर्यावरण के लिए ऐसा करना चाहिए, हमें हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है या जो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम है उनके उच्च आदर्शों के जो है सम्मान करना चाहिए, हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना चाहिए। ऐसी बातें की गई। नैतिक दायित्व है उनका समावेश है, और इसके अलावा नागरिक दायित्व है। कुछ हमारे नैतिक दायित्व है और कुछ हमारे इसमें नागरिक दायित्व है कि हमें कैसा बनना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये केवल भारतीय नागरिकों को मिले हैं। दूसरा, गैर न्यायोचित है। अगला क्या है, ये इनमें नैतिक दायित्वों और नागरिक दायित्वों का समावेश है, नैतिक और नागरिक दोनों दायित्वों का। ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नीति निदेशक निदेशक तत्व की आलोचना। तो नीति निर्देशक तत्व की आलोचना, हमें इसमें नीति निर्देशक तत्व की समीक्षा करनी है कि मतलब कि क्या क्या चीजें प्रॉब्लम। तो ये पहले तो वाद योग्य नहीं, ठीक है, कि मतलब इन पे वाद योग्य नहीं है, मतलब कि आप प्रवर्तनीय नहीं है, सीधे वाद योग्य नहीं है। इनमें कई जो तत्व हैं ऐसे हैं जिनमें रूढ़िवादिता का स्वरूप लिए हुए हैं, तर्कहीन है, तर्कहीन व्यवस्था। ऐसा भी कहा जाता है कि रूढ़िवादी है, तर्कहीन है, इनकी आलोचना होती है। दूसरा, इनमें संवैधानिक टकराव होता है। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि निदेशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच में वाद विवाद जो है होता रहा है। हम केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल्स और भी केसेस जो रहे हैं देखते हैं, उनमें जो है हमेशा एक संवैधानिक टकराव होता रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 और अनुच्छेद 226 मतलब 226 में अंतर बताइए। अंतर बताना, डिफरेंस बताना है। तो ये जो है अनुच्छेद 32 सीधे ये तो मूल अधिकार है, लेकिन ये मूल अधिकार नहीं है ना। तो ये क्या है, ये मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है, ये मानव अधिकार बोल सकते हैं, हमें एक्स्ट्रा राइट मिला है, ठीक है। ये मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है। अगला चीज क्या है कि इसके तहत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। और इसके तहत उच्च न्यायालय जो राज्य के न्यायालय है, उच्च न्यायालय जो है उसको रिट जारी करने की शक्ति मिली हुई है, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि इसकी जो अधिकारिता है संपूर्ण भारत पर है, मतलब कि जो हमारे नेशनल लॉ है किसी भी राज्य किसी, तो इसकी अधिकारिता पूरे भारत पर है, और इसकी अधिकारिता सिर्फ और सिर्फ राज्य के कानूनों पर है, ठीक है, क्योंकि ये उच्च न्यायालय को मिला है ना, हर राज्य का अलग अलग उच्च न्यायालय होता है। तो इसकी अधिकारिता सिर्फ और सिर्फ राज्य राज्य कानूनों पर है, ठीक है। इसकी अधिकारिता की सीमा मूलतः राज्य तक है, ठीक है। तो हमें क्या 3 पॉइंट दिए हमने? पहला तो ये मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है। दूसरा, ये उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है, ये उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। अगला ये है कि इसमें जो है इसके तहत उच्चतम न्यायालय को संपूर्ण देश पर अधिकारिता प्राप्त है, संपूर्ण देश के कानूनों पर, और इसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य कानूनों पर, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर राज्य में अधिकारिता प्राप्त होती है उच्च न्यायालय को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। तो निजता का अधिकार, तो इस अधिकार ये जो है आर्टिकल 21 में डाला गया, ठीक है। आर्टिकल 21 भाग 3
भाग 3 कोष्टक में हम डाल सकते हैं मूल अधिकार। 2-3 बातें बता दी। मूल अधिकार, निष्ठा का अधिकार क्या है? हर व्यक्ति को अपना निष्ठा का अधिकार है, राइट प्राइवेसी है कि मतलब, लेकिन ये जो है सरकार इस पर तर्कपूर्ण रोक लगा सकती है। ठीक है, तर्कपूर्ण रोक लगा सकती, ऐसा नहीं है कि ये जो असीमित है ये अधिकार, नहीं, इस पर सरकार जो है तर्कपूर्ण रोक लगा सकती है। हम आधार कार्ड को देख ही रहे हैं, है ना। तो ये जो आया था, ये जो अधिकार की बात उठी थी, सामने आई थी, ये आधार कार्ड जो विवाद था, आधार कार्ड जो आया, इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें विवाद हुआ क्योंकि उसमें हमारा बायोमेट्रिक लिया जाता है, तो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। तो हम, तो ये जो अधिकार आया, ये जो बात आई निष्ठा का अधिकार, ये आया आधार कार्ड से विवाद, आधार कार्ड के विवाद से। चल अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्शल लॉ। तो हमारे संविधान में मार्शल लॉ को भी डाला गया है। तो मार्शल लॉ किसमें है? आर्टिकल 34 भाग 3 मूल अधिकार। मार्शल लॉ अगर आता है लिखने तो ये आर्टिकल 34 भाग 3 मूल अधिकार। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, ये एक सैनिक कानून है। इस लॉ में क्या होता है, मार्शल लॉ में, मार्शल लॉ में ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र पर सेना शासन प्रशासन चलाती है। सेना जो है उसको कुछ एक्स्ट्रा राइट मिल जाते हैं। नॉर्मल हमारे यहाँ पुलिस को राइट नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ क्या देखती है कि मतलब शहर में सुरक्षा बनी रहे, ये सब चीजें देखती है। लेकिन जहाँ पर मार्शल लॉ लागू होता है वहां पर प्रशासनिक कार्य भी बहुत कुछ हमारे जो है सेना देखती है, सेना। ठीक है, तो हम क्या बातें लिख सकते हैं, भाग 3 में है, मूल अधिकार है, और आर्टिकल 34 में है। इसके अलावा इसे सैनिक कानून भी कहते हैं, और सेना द्वारा सामान्य शासन प्रशासन अपने हाथ में लेना, ये मार्शल लॉ। और ये या तो संपूर्ण देश में भी लगाया जा सकता है, संसद लगाती है, और इसे लागू करने का अधिकार संसद को है। कोई भी सेना अपने मन से नहीं लगा सकती, इसे संसद ही लागू करवा सकती है, और संसद इसको हटवा भी सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 1, तो ये किस में है, भाग 1 में। भाग 1 में क्या है, भारत के राज्य। पहला क्वेश्चन, पहला अनुच्छेद 1 में क्या दिया बात है, 7 राज्यों का संघ है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 क्या है, भारत जो है राज्यों का संघ होगा, ये बोला गया है। अब इसमें क्या है, इस बारे में बात की गई कि इसमें जो भी राज्य और संघ राज्य हैं, जो भी अनुसूची 1 में डाले गए, जिनका भी नाम अनुसूची 1 में है, वो भारत के, वो भारत भारतीय संघ में आते हैं। ठीक है, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची, अनुसूची है, ठीक है, ओके, में विनिर्दिष्ट हैं, जो भी पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, वो भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र होंगे। और इसमें वे क्षेत्र भी आते हैं जो हमने अर्जित किए हुए हैं, जैसे सिक्किम, गोवा, ये राज्य क्षेत्र भी आएंगे। ठीक है, इन सारे राज्य क्षेत्रों को भी डाला जाएगा, तो इसमें वे राज्य क्षेत्र भी आएंगे जो जिनको हमने अर्जित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची के बारे में पूछा है, ये दिया पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची क्या है, ये भाग 10वां अनुच्छेद 244 में वर्णित है। मतलब कि इससे रिलेटेड जो भी प्रावधान है, जैसे अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि जो हमारा वो अनुच्छेद 1 था, वो किससे रिलेटेड था, अनुसूची 1 से। ठीक है, तो अनुसूचियां जो है वो आर्टिकल्स जो है उनसे रिलेट करती हैं। ये जो अनुसूची है पांचवी, ये रिलेट करती है अनुच्छेद या आर्टिकल 244 से, जो कि भाग 10 में है। ठीक है, इसमें क्या है, जाति और जनजाति, जाति और जनजाति, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से है। ठीक है, जाति और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनु, ठीक है, क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है
कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया, कैबिनेट नहीं है, इट इज कैबिनेट, ओके। तो कैबिनेट मिशन कब आया, ये आया मार्च 1946 में आया, ठीक है, भारत में आया। और इसके सदस्य कौन थे, 3 सदस्यीय संस्था थी ये, ठीक है, मिशन जो था 3 सदस्यीय था, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे, ठीक है। और ये 1946 में आया था, 3 सदस्य थे। और ये इसने संस्तुति, इसकी संस्तुति के आधार पर संविधान का गठन किया गया। ये था संविधान सभा के गठन के लिए इसको लेके आया गया था, ठीक है। तो इसकी संस्तुति के आधार पर ही हमारे संविधान सभा का गठन किया गया था, के आधार पर संविधान का कैसे बनेगा, निर्णय, ये निर्णय लिया कि संविधान सभा का गठन किस तरीके से होगा, ये सारे निर्णय कैबिनेट मिशन के थ्रू ही लिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केशवानंद भारतीवाद, तो केशवानंद भारतीवाद में क्या क्या बताया गया, तो केशवानंद या कब आया, कैसा है, तो केशवानंद भारतीवाद जो है सबसे पहले तो कब आया, 1973 में, 1973 का ये केस है। और केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, ठीक है। तो इसमें क्या बताया था, जब ये वाद आया तो इसी वाद में, इस केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, ठीक है, मूल ढांचा, कि मूल ढांचा क्या होगा, ठीक है, या क्या मूल ढांचे में क्या क्या चीजें आएंगी, ये अभी तक किसी को नहीं पता कि मूल ढांचे में क्या क्या है, ठीक है। मूल ढांचे में जो भी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मूल ढांचे में आना चाहिए, वो उसको बोलता है कि ये संविधान के मूल ढांचे का भाग है। तो संविधान के मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट है वो केशवानंद भारती केस से ही आया। और केशवानंद भारती केस में ये बोला गया, इसके पहले तक ये था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, ये वो सारे, केशवानंद भारती में क्लियर कर दिया गया कि भाई प्रस्तावना जो है संविधान का एक अंग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वो संशोधन जो है मूल ढांचे को प्रभावित ना करे, ठीक है। तो अगर आता है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, पहला तो 1973 में आया, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, संविधान का अंग माना, अच्छा सिद्धांत आया, हम ये लिख सकते हैं सीधे सीधे 3 पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है समाजवाद। तो समाजवाद के बारे में यहाँ पर लिखा है, तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो इसको हमने कब जोड़ा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मूल संविधान में नहीं था, मूल प्रस्तावना में नहीं था, तो हमने जोड़ा कब, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से इसको हाँ, संविधान संशोधन द्वारा हमने इसको जोड़ा। और समाजवाद का मेन कॉन्सेप्ट क्या था, समाजवाद इसलिए लेके आए, इस शब्द को इसलिए लेके आए समानता को स्थापित करने, ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद की, हमने भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। ये एक बात है कि भारत में किस तरीके के समाजवाद को अपनाया गया है, तो हमने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। जैसे चाइना है, रशिया, यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद नहीं है, लेकिन इंडिया ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाया, ठीक। तो हमने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आय, संपत्ति, जीवन स्तर पर असमानता दूर करना। बात है, समानता को लाने के लिए हमने समाजवाद को अपने प्रस्तावना में डाला कि भाई हम समाजवादी भी हैं, ठीक है, कि हमें समानता लेके आना। और समाजवाद का मेन मतलब क्या होता है, उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक या सामूहिक नियंत्रण, सार्वजनिक मतलब सरकार का, राज्य का नियंत्रण, सार्वजनिक सामूहिक नियंत्रण, और राज्य का नियंत्रण मतलब जनता का नियंत्रण, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।